सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश की स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की क्लैरिकल की जो पोस्ट निकली है, राइट। तो उसका इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा, प्री में क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, और फिर इसके मेंस में क्या क्या मतलब एडिशनल टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इसका प्री का सिलेबस और मेंस के सिलेबस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसको आईबीपीएस कंडक्ट करता है, तो इसमें जो क्लैरिकल लेवल का जो बैंकिंग का भी बैंक का जो क्लैरिकल का एग्जाम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वही पैटर्न रहता है, उसी लेवल का ही ये पेपर होता है। स्टेट कोऑपरेटिव का जो एग्जाम होता है हिमाचल का या किसी भी स्टेट का जो कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्जाम होता है, राइट। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, अगर आप उनके ऊपर फोकस करोगे तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि आपका ये पेपर 100% क्रैक होगा, ठीक है। दो तीन ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे आपको, क्योंकि पता है कि ये जो बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं या स्टेट कोऑपरेटिव का ये जो एग्जाम है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और प्लस इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आपको जो है जो तीन आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, तो इसकी सेक्शनल कट ऑफ भी आपको पार करनी पड़ेगी, देन आफ्टर आपको ओवरऑल कट ऑफ को भी पार करना पड़ेगा। तो दो स्टेप्स हैं आपके पास, दो स्टेप्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एम होना चाहिए कि मैं इंग्लिश में जो सेक्शनल कट ऑफ जाएगी उसको पार करूं, देन आफ्टर आपका सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ ये नहीं है कि भाई वो इंग्लिश की कट ऑफ चलेगी पेपर के अकॉर्डिंग जो है 8 मार्क्स, 30 में से 8 नंबर गई कट ऑफ या 10 नंबर चली गई तो मुझे सिर्फ 10 ही लेने हैं, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है ओवरऑल कट ऑफ को भी पार करना है। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, अगर पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का होगा तो कट ऑफ फिर थोड़ी कम जाएगी। तो कट ऑफ कोई भी डिसाइडेड नहीं होती, ये एग्जाम का लेवल ही डिसाइड करता है कि पेपर का लेवल क्या था। अगर वो इजी टू मॉडरेट था तो वो सभी बच्चों के लिए इजी टू मॉडरेट था, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ फिर थोड़ा ज्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का आएगा तो ऑटोमेटिकली फिर वहां पे कट ऑफ जो है आपकी थोड़ी कम जाने के चांसेस होते हैं। तो हम इंग्लिश की जो टॉपिक्स रहेंगे उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे सारी बातें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो इंग्लिश प्री मेन सिलेबस फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लैरिकल, राइट। तो सबसे पहले जो है आपको यहां पे पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी जो सेक्शन रहेगा वो कवर किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एरर के ऊपर, राइट। तो एरर ओमिशन के हमें यहां पे मिलेंगे इस एग्जाम के अंदर 5 सवाल, और उन 5 सवाल में से हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि वो 5 एरर्स एग्जामिनर जो पेपर सेटर होते हैं वो कहां से, किस टॉपिक से वो एरर डालेगा। हो सकता है कि वो टेंस चैप्टर से डाल दे, हो सकता है एक सवाल वो कंजंक्शन का उठा के डाल दे, हो सकता है एक क्वेश्चन कोई प्रेपोजिशन का डाल दे। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि टेंस फेवरेट रहता है पेपर सेटर का, उसका एरर आ सकता है, या उसका फिलर बना के क्वेश्चन दे सकता है। दूसरा आपका क्लॉज हो गया, टेंस से ही निकलता है। प्रेपोजिशन का एक आधा सवाल आने के चांस होते हैं कि एरर बन जाता है उसका, ठीक है। फिर कंजंक्शन का एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, एडजेक्टिव के ऊपर आ सकता है। तो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट रहता है, जो ओवरव्यू ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका मतलब इसके ऊपर ये बनेगा। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो ग्रामर सेक्शन में हमारा जो पहला जो क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, दैट इज एरर्स बेस्ड ऑन कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसके अंदर हमें नाउन्स भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउंस, देन एडजेक्टिव्स, देन वर्ब्स, देन एडवर्ब्स, फिर प्रेपोजिशंस को पढ़ना पड़ेगा, फिर देन कंजंक्शंस, देन आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ऑल्सो। तो मतलब वी हैव टू रीड ऑल द चैप्टर्स, मतलब सारे ही चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, कि नाउन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या, मतलब आपको इतने अच्छे लेवल, इतने अच्छे तरीके से इन सारे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप उसको टैकल कर सको। क्योंकि क्वेश्चन आने हैं 5 एरर के, अब वो डिसाइडेड नहीं है कि कौन से चैप्टर से वो उठा के डालेगा पेपर सेटर, राइट। तो इसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो टोटल 8 पार्ट्स होते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, अलॉन्ग विद आर्टिकल्स अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउन पहला चैप्टर है उसको, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव्स, देन वर्ब्स, देन एडवर्ब्स, देन प्रेपोजिशंस, देन कंजंक्शंस, फिर आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्लॉजेज, इन्वर्जन। तो कंप्लीट ग्रामर को आपको स्टडी करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है, इन 5 नंबर को लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी चैप्टर को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हाँ भाई चलो ये चैप्टर थोड़ा मुझे लगता नहीं है कि इसमें से आएगा तो इसको छोड़ देते, हो सकता है उसी में से डाल दे। तो ग्रामर तो आपको कंप्लीटली पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसके ऊपर आपको पर्टिकुलर क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो ये आपका जो है 5 मार्क्स का रहेगा
हमारा पहला सवाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, तो ये एक क्वेश्चन रहता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है स्टूडेंट्स, इसको पैराजंबल्स भी बोलते हैं। चाहे आप इसको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस बोल लीजिए, चाहे आप इसको पैराजंबल्स बोल लीजिए, इसकी जो रेशियो रहती है ये भी आपका 5 मार्क्स का आता है। अब ये जो जंबलिंग होती है ये आपकी स्टोरी बेस भी हो सकती है, ये आपका थोड़ा करंट हैपनिंग्स पे भी हो सकती है। मेनली मैं अगर आपको बात बताऊं तो जो ये क्योंकि आईबीपीएस इसको कनेक्ट करता है एग्जाम को, तो बैंकिंग के या जो क्लैरिकल का जो एग्जाम होता है कोऑपरेटिव का, या जो आईबीपीएस क्लैरिकल होता है, तो इसमें करंट हैपनिंग्स पे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांस होते हैं। देखो दो तरह की इंग्लिश होती है, एक होता है मतलब जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है वो है ग्रामर का। तो ग्रामर में तो जो नाउन है वो हमेशा नाउन ही रहेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बैच में नाउन की डेफिनेशन अलग होती है, दूसरे बैच में डिफरेंट हो जाती है, वो स्टैटिक इंग्लिश है, राइट। लेकिन ये क्योंकि आईबीपीएस कनेक्ट करता है तो ये थोड़ा करंट हैपनिंग के, एक होती है ट्रेंडिंग इंग्लिश, ट्रेंडिंग मतलब करंट में क्या चल रहा है, करंट हैपनिंग्स क्या है, राइट। तो उसके ऊपर थोड़ा आप न्यूज़पेपर के इकोनॉमिकल न्यूज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा आपको करंट अफेयर्स इकोनॉमिकल न्यूज़, भाई क्या हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में, क्या फेरबदल हो रहे हैं, उस तरह के आपको रीअरेंजमेंट आ सकता है, ठीक है। पैराजंबल्स पूछ सकता है 5। कई बार देखा जाता है कि क्लैरिकल लेवल का एग्जाम है तो इसमें जो है स्टोरी वाली क्रोनोलॉजी के आधार पे भी जो है आपको रीअरेंजमेंट पूछ लेता है, राइट। तो अब ये जो रीअरेंजमेंट होती है, आप सिर्फ ये नहीं सोचना है आपने कि भाई हमें इतना सारा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा तो उसके ऊपर तो यार सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एरर का, राइट। ऐसा नहीं है। जब हम जंबलिंग को भी सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर जब आपको थ्योरेटिकली इसकी ट्रिक्स दिए जाएंगे, टिप्स बताए जाएंगे कि हाँ जी कैसे, देखो हर काम को करने का एक मेथड होता है, तरीका होता है, हर प्रॉब्लम हर समस्या का एक सॉल्यूशन होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि समस्या बड़ी है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हर समस्या का एक सॉल्यूशन होता है। अगर ये क्वेश्चन बना है तो इसको करने का भी तो कोई प्रोसेस होगा, और हमेशा याद रखना प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा प्रोसेस होता है स्टडी का, कि हम पढ़ कैसे रहे हैं, ठीक है। क्या हम मेरे पढ़ने का, पढ़ाई करने का जो प्रोसेस है वो सही चल रहा है, क्या मैं जो क्वेश्चन है उसको जो करने की जो वो है टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, क्या मेरे पास उसको टैकल करने का वो सॉल्यूशन है, राइट। तो अगर आपका प्रोसेस अच्छा है, सो प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट। सो इफ योर प्रोसेस इज गुड तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। अब वोकैबुलरी सबसे बड़ा टैकल, मतलब एक पहाड़ है बच्चों के ऊपर, वोकैब नहीं होती सर, वोकैब का टिप्स बताओ। तो वोकैब को भी करने के प्रोसेस होते हैं, भाई मैं क्या ऐसा करूं कि वो वर्ड्स की मीनिंग मेरे माइंड में रिटेन रहे, लंबे टाइम तक जाए ना। अब ऐसे तो नहीं है मैं एक दिन में 10 याद किए, अगले दिन मैं 10 भूल जाऊंगा, फिर दोबारा याद करूंगा, ठीक है। तो ये सही प्रोसेस नहीं है, तो उसको भी करने का एक मेथड है। तो जंबलिंग को करने के लिए आपको बोल रहा है कि जो बैकग्राउंड टॉपिक्स की जो नॉलेज होनी चाहिए, रीअरेंजमेंट तब आप टैकल कर पाओगे जब आपको इन 2-3 चैप्टर्स का अच्छा नॉलेज होगा। कंजंक्शंस आपके सबसे अच्छे होने चाहिए जब हम रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। आप कभी भी 5 स्टेटमेंट्स वाला जंबल उठा के देखो, सबसे ज्यादा वाक्य आपको वहां पे कनेक्टर के मिलेंगे। ऐसी स्टेटमेंट्स मिलेंगी जो हाउ ओवर से स्टार्ट होगी, मोर ओवर से स्टार्ट होगी, हेंस वाले सेंटेंस ज्यादा मिलेंगे, दस वाले सेंटेंस ज्यादा मिलेंगे, कॉन्सिक्वेंटली वाले ज्यादा मिलेंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी वाले ज्यादा मिलेंगे, बट ऑल्दो, ये सारे कनेक्टर्स हैं। तो जितना अच्छा आपका कंजंक्शन होगा, जो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही कंजंक्शन भी आता है, तो कंजंक्शंस आपका जितना अच्छा होगा, फंक्शंस ऑफ कनेक्टर्स आपके जितने अच्छे होंगे, आप इजीली जो है रीअरेंजमेंट को टैकल कर लोगे, क्योंकि कंजंक्शन चैप्टर का डायरेक्ट लिंक बनता है रीअरेंजमेंट के साथ, ठीक है। जिसको कनेक्टर का अच्छा नॉलेज नहीं है वो रीअरेंजमेंट में वो फंसेगा बच्चा, ठीक है। तो कंजंक्शंस मस्ट बी सॉलिड ओवर हियर। फंक्शंस ऑफ कनेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। फंक्शंस ऑफ कनेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे आपको पता है, आप बोलते हो आज मैंने क्लास नहीं लगाई, ये रिजल्ट है, क्योंकि मैं बीमार था, ये आपने रीजन दे दिया। I did not attend my class today because I was not well. So because के थ्रू आप यहां पे रीजन दे रहे हो. So because is the conjunction of reason. Similarly मैं बोलता हूं कि हम खाना खाते हैं, we eat blank, we may live. अब यहां पे क्या डालूंगा मैं मिडल में? So that. So we eat so that we may live. तो जब मैंने मिडल में so that लिखा, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि what is the function of so that over here? We eat, हम खाना खाते हैं, so that we may live.
अब जैसे मैंने बताया कि बिकॉज का फंक्शन होता है रीजन देने का, सिमिलरली सो दैट का फंक्शन क्या होता है? सो दैट तो रीजन नहीं देता, हम खाना खाते हैं क्योंकि हम जिंदा रह सकें, क्योंकि हम जिंदा रह सकें, फिर बिकॉज आएगा, लेकिन बिकॉज तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो सो दैट आएगा। तो सो दैट का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। सो दैट बताता है पर्पस, राइट? सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड पर्पस। कारण में और उद्देश्य में थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क कैसे होता है? अब सपोज आपकी 9 बजे क्लास है, तो मैं बोलता हूं कि हम जल्दी करते हैं, हम जल्दी कर रहे हैं, आप बोलते हैं यार मैं जल्दी कर रहा हूं ताकि मुझे देरी ना हो, ऐसे बोलेंगे ना हिंदी में, मैं जल्दी कर रहा हूं ताकि मुझे देरी ना हो, क्योंकि मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है या मेरी क्लास है 9 बजे, तो मैं जल्दी क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं अपनी क्लास को अटेंड कर सकूं। तो ये पर्पस है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अर्ली सो दैट आई मे नॉट मिस द क्लास, सो दैट आएगा यहां पे। लेकिन फिर आप घर से निकले, आप जल्दी कर रहे हो ताकि आप लेट ना हो जाओ, ठीक है, आप 9 बजे अपनी क्लास लगा पाओ, लेकिन आप घर से निकले, आपने देखा आगे जो है ट्रैफिक जाम लगा हुआ, गाड़ियां फंसी हुई हैं, आपकी भी कहीं पे आप भी स्टक हो गए ट्रैफिक में, और आप 9 बजे पहुंच ही नहीं पाए अपनी क्लास में। तो फिर आप बोलोगे, फिर ये रीजन बन गया, ये कारण बना, राइट? मैं जल्दी कर रहा हूं ताकि मुझे देरी ना हो, ये मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। लेकिन मैं किसी कारण से स्टक हो गया, मैं अपने काम पे नहीं पहुंच पाया, तो मैं बोलूंगा आई didn't attend या I couldn't attend my class today because I was stuck in the traffic. अब now we have to use your because is the conjunction of reason. अब आप यहां पे रीजन दे रहे हो कि भाई मैं स्टक हो गया था ट्रैफिक में, इसलिए मैंने क्लास नहीं में लगा पाया था आज, राइट? तो ये डिफरेंस जानने पड़ेंगे आपको। does क्या करता है, hence क्या करता है, दो का क्या फंक्शन है, बट का क्या फंक्शन है। जितने सॉलिड आपके कनेक्टर होंगे, ग्रामर कहीं ना कहीं आपको एज देता है। ऐसा नहीं है कि वो एरर की फॉर्म में आएगा, उसका लिंक हर जगह बनेगा, उसका लिंक आपका रीअरेंजमेंट में बनेगा, उसका लिंक आपका क्लोज टेस्ट में बनेगा, उसका लिंक आपका फिलर्स में बनेगा, एलिमिनेशन करने में हेल्प करता है ऑप्शंस को, राइट? तो कंजंक्शन मस्ट बी सॉलिड ओवर हियर। सेकंड चैप्टर आपका प्रेपोजिशंस बड़े इंपॉर्टेंट है, टू, इन, बाय, ऑफ, विद। प्रेपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है, क्लोज टेस्ट में लिंक करेगा, जंबलिंग में लिंक करेगा, उसके बाद आपका जो है आगे जाके फिलअप्स के क्वेश्चंस में भी लिंक करता है प्रेपोजिशंस, ऑप्शंस को मिटाने में हेल्प करता है। आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रीअरेंजमेंट। एक स्टेटमेंट है जो ए और एन से स्टार्ट हो गया, आर्टिकल ए एन से, और फिर आगे नाउन दिया हुआ है, राइट? एक डी वाली स्टेटमेंट है जो आर्टिकल द से स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे नाउन दे रहा है। आपको ऑप्शन दे रहा है ए और डी होगा, डी और ए होगा, मतलब ए एन वाली स्टेटमेंट पहले लिखी जाती है, फिर द वाली आती है, या द स्टेटमेंट पहले आएगी फिर ए एन वाली आएगी। तो यहां पे आपको नॉलेज होना चाहिए अब कि भाई कौन सी स्टेटमेंट पहले लिखी जाती है। तो जब भी कभी हमें आर्टिकल्स लिखने हो ए एन द में से, तो हमेशा ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स पहले लिखे जाते हैं। आपने छोटी कक्षा में स्टोरीज पढ़ी होंगी स्टूडेंट्स, वंस देयर वाज अ किंग, कभी ऐसे बोला वंस देयर वाज द किंग? नहीं, हम बोलते हैं वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था। फिर आगे बोल सकते हो आप द किंग वाज वेरी वाइज। सो व्हेनेवर फर्स्ट टाइम जब भी हमें आर्टिकल्स लगाने होते हैं तो हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल, आंसर है इसका ए डी, ये आएगा। तो ये ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे क्लासेस में, ठीक है? तो जब आप क्लासेस लगाओगे तो उसके अंदर मैं पर्टिकुलर आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि हाउ टू टैकल। कुछ और मेथड्स कौन से होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर कौन से होते हैं जो जंबलिंग में आपको पता होने चाहिए, एडिशन शोइंग कनेक्टर कौन से होते हैं जो जंबलिंग को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो जब आपके पास, देखो बोलते हैं जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है तो शस्त्रों का होना जरूरी है। अगर आप निहत्थे लड़ोगे तो सामने वाला आपकी गर्दन उड़ा देगा, ठीक है? तो कोई भी जब हम फाइट करते हैं, वॉर जीतते हैं, तो उसके लिए शस्त्रों का होना जरूरी है। तो शस्त्रों के बिना, हथियारों के बिना जो है युद्ध नहीं जीते जाते। तो ये एक तरह से आपके शस्त्र हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो फंडाज, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, तो ये एक स्टूडेंट के हथियार हैं बेसिकली, राइट? तो ये बिल्ड करने पड़ेंगे तब निकलेगा आपका पेपर, ठीक है स्टूडेंट्स? और अदर ट्रिक्स भी होते हैं इसमें, वो फिर हम फर्दर आगे बताएंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का एरर हो गया, 5 मार्क्स का ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट होता है बेसिकली ये जो चेक है ना, इस चीज का है, कॉन्टेक्चुअल वोकैब। कॉन्टेक्चुअल वोकैब, ओनली वोकैबुलरी सॉलिड नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। हर वर्ड का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स? जैसे मैंने लिखा एक वर्ड रेंडर, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या एबिलिटी चेक करता है एग्जामिनर। एक होता है इम्पार्ट,
है ना। अब देखो दो वर्ड है, एक इम्पार्ट होता है, एक रेंडर होता है। अगर इनके मीनिंग की बात करें दोनों का मतलब सेम होता है, देना, टू गिव। इसका मतलब भी टू गिव होता है, इसका मतलब भी टू गिव होता है। लेकिन क्या इन दोनों वर्ड्स का जो यूज है वो सेम है? नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। अब कोई पैसेज आप चल, एक ऐसे क्लोज टेस्ट ऐसे होता है स्टूडेंट, एक पैसेज चलेगा, यहां पे आपको भरना पड़ेगा, दूसरा नंबर पे भरना पड़ेगा, फिर आगे जाके तीसरे नंबर पे आपको वर्ड डालना पड़ेगा, चौथे पे डालना पड़ेगा, पांचवां पे डालना पड़ेगा। इसमें हर ब्लैंक पे 4 ऑप्शन होंगे एंड यू हैव टू पुट द कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट वर्ड इन एवरी ऑप्शन। और 5 में से अगर आप 4 जगह पे भी, 4 ब्लैंक में भी सही आंसर भर के आगे तो 4 नंबर पक्के हैं आपके, राइट क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर। तो फ्लूक लगाने का, तुक्का लगाने का तो कोई चांस ही नहीं है यहां पे। इट्स बेटर कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो इंस्टेड कि मैं वहां पे फ्लूक लगाऊं, तुक्का लगाऊं। तो तुक्का नहीं लगाने वाला काम नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो रेंडर और इम्पार्ट दोनों का मतलब देना होता है, टू गिव होता है, लेकिन हमेशा याद रखना रेंडर को लगाते हैं हेल्प के लिए। हमेशा रेंडरिंग हेल्प होता है, जब किसी को मदद की जाती है तो रेंडरिंग हेल्प। और जब हम ज्ञान को बांटते हैं, जब हम नॉलेज को देते हैं तो इंपार्टिंग नॉलेज होता है। अब ये चीज आपको बिल्ड करनी पड़ेगी यहां पे कि कौन सा वर्ड, ठीक है, अप्रोप्रिएट। आपको लगे यार ए वाले ऑप्शन भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी, ऐसी फीलिंग आती है बच्चे को कि यार ये तो सारे सेम सेम लग रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहां पे आपका असली वोकैब का चेक है बच्चे का, ठीक है। तो मतलब क्लैरिकल लेवल का एग्जाम है तो इतना टफ नहीं आता, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करोगे आपका ये क्वेश्चन स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। प्रेपोजिशन यहाँ पे भी सॉलिड होने चाहिए, कंजंक्शंस, वर्ब एग्रीमेंट, हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो हम सीखेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनर चेक क्या करता है, वो ये चेक करता है वेदर ही और शी हैज द राइट नॉलेज ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस और नॉट। क्या आपको सही जगह पे सही शब्द को लगाना आता है या नहीं आता है, इस नॉलेज को चेक करता है। और हर वर्ड, हर ब्लैंक पे सही शब्द लगाने पे आपको 1 नंबर देगा, ठीक है जी। बूंद बूंद से सागर बनता है स्टूडेंट्स, मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, ठीक है। तो थोड़ा यहां से इस क्वेश्चन से निकालेंगे नंबर, थोड़ा रीअरेंजमेंट से निकालेंगे, थोड़ा एरर के 2-3 सवाल सही हो जाए हमारे, तो हमारे नंबर बन जाएंगे अच्छे, ठीक है। तो आपका पेपर यहां पे इंग्लिश का क्रैक हो जाएगा। मतलब इंग्लिश सेक्शन को कराने की जिम्मेवारी मेरी है, वो मैं पूरी गारंटी के साथ आपके साथ पूरा डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपका बोलते हैं इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, ताली दोनों हाथों से बजती है, मेरे से ज्यादा एफर्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यू पीपल मस्ट बी डेडिकेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। क्योंकि ये क्लैरिकल का एग्जाम है तो इसमें सिंगल ब्लैंक्स आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस में एक ही वर्ड पुट करना है, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर पीओ का लेवल का एग्जाम ऑफिसर लेवल की पोस्ट हो तो उसमें डबल ब्लैंक्स भी पूछ सकता है, एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक देगा। अब इसको भी सेम वही क्लोज टेस्ट वाले ही फंडाज यहां अप्लाई होते हैं। कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको टोन समझनी पड़ेगी, सेंटेंस कौन सी टोन में चल रहा है, वेदर द स्टेटमेंट इज गोइंग इन पॉजिटिव टोन और नेगेटिव टोन, पॉजिटिव उसका टोन का वाक्य है, नेगेटिव टोन का वाक्य है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको लगाना पड़ेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी मेनली जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो वोकैब होती है, इसके लिए भी वही कॉन्टेक्चुअल वोकैब आपको करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है जी, प्रैक्टिस से रिजल्ट आएगा आपका। यहाँ पे थोड़ा सा आपको तरीका पता लग जाए, उसके बाद प्रैक्टिस 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 इज द ओनली मंत्रा टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। एप्टीट्यूड है ये, एंड एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट योर गुड सिलेक्शन एंड गुड रिजेक्शन। कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो उसने टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो वो चाहता है कि इसको हाथ डाले बच्चा। तो ये एबिलिटी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। यहां पे टाइम मैटर करता है मेनली इन एग्जाम्स में, राइट। तो आपको स्पीड में करना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आ सकते हैं 2 से 3 नंबर के, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग चेक के क्वेश्चन आ जाते हैं 2 से 3 नंबर के। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है 5 नंबर का, 5 से 7 नंबर का, ठीक है। प्री में आपको 30 मार्क्स की इंग्लिश आनी है और मेंस में आपको 40 मार्क्स की इंग्लिश आनी है। तो ये जो मैंने लिखा है 3 to 5 या 5 to 7, ये मतलब वेरी हो सकती है चीज, हो सकता है कि 8 नंबर का पैसेज आ जाए आपको, लेकिन मैंने 40 मार्क्स को डिवाइड किया है तो कहीं पे मैंने 2 to 3 लिखा है, तो वो क्वेश्चन हो सकता है 5 नंबर का भी आ सकता है। तो क्वेश्चन यही रहते हैं, बट जो मैंने बताए हैं वही क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस की टाइप्स की बात करें तो इसमें अजम्पशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब पैसेज पे डिपेंड करता है कि पैसेज किस का आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा
करंट हैपनिंग के साथ, करंट न्यूज के साथ आपको टच में रहना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिकल जो न्यूज होती है तो ये उसको ज्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ स्टैटिक। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसमें ग्रामेटिकल सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो सकती है, वोकैबुलरी बेस्ड हो सकती है, वोकैब बेस्ड आने के चांस थोड़े कम रहते हैं। ग्रामर वाली जो ग्रामर हम सीखते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर के ऊपर ही बन जाती है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है बेसिकली आपको एक आइडिया देना था, इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि क्या क्या इसका सिलेबस है, प्री और मेंस में यही कुछ टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है, कि आपकी प्रिपरेशन करवाना हमारी ड्यूटी है और पूरा तहे दिल से आपके लिए डेडिकेटेड है पूरी सिविल स्टाफ की टीम, ठीक है। तो आप जो है इस सिलेबस के आधार पे जो है अपना आगे डिसीजन लें और जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।